नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सभी पार्टियां पूरे दमखम से जीत का परचम लहराने के लिए जुटी हुई हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष 28 जुलाई से सभी जिलों में प्रवास कार्यक्रम करेंगे। 2 अगस्त से सीएम सैनी के कार्यक्रम शुरू होंगे, तो वहीं मंत्रियों, विधायकों, नेताओं के जिला प्रवास कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मुलाकात कर जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत का बड़ा टास्क सौंपा है। सांसदों से कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं का जमकर प्रसार करें। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से 5 पर भाजपा चुनाव जीती है, जबकि 5 लोकसभा सीटें रोहतक, हिसार, अंबाला, सोनीपत और सिरसा कांग्रेस ने जीती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस उत्साहित और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है, तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के बीच गठबंधन भी हो चुका है। हरियाणा के कुल 90 विधानसभा सीटों में से इनेलो 53 और बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन दलों के बीच तीसरी बार गठबंधन हुआ है। सबसे पहले साल 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों दलों के बीच गठबंधन हुआ था। 1996 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने 1 और इनेलो ने 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2018 में इनेलो और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब फिर 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दल साथ आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जुबानी जंग भी लगातार जारी है। बसपा और इनेलो के गठबंधन पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, यहां वोट काटने वालों की कोई जगह नहीं है। हालांकि अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव के रण में जीत का सेहरा किसके सिर जाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं सभी पार्टियां पूरे दमखम से जीत का परचम लहराने के लिए जुटी हुई हैं। बीजेपी भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष 28 जुलाई से सभी जिलों में प्रवास कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यक्रम भी 2 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, तो वहीं मंत्रियों, विधायकों और नेताओं के जिला प्रवास कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधु जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मुलाकात की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अब कुछ ही समय बचा है। बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छी सरकार पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर चलाई है। हमने हरियाणवियों के चेहरे पर मुस्कान लाए हैं। हरियाणा के अंदर से जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद को दूर भगाने के लिए हमने निरंतरता से प्रयास किया है। भ्रष्टाचार विरोध के कदम उठाए हैं। जीवन को सुगम करने के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी मिले। हम इस नाते बहुत आश्वस्त हैं। जनता का प्रेम, प्यार और आशीर्वाद हमें निरंतरता से मिलता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में, और अभी जो 2024 के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर लगातार 5 चुनाव से हरियाणा के अंदर उभर रही है। जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हम इस नाते से आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद जो है, इस देवरूपी जनता का आशीर्वाद निरंतरता से हमें मिलता रहेगा, और हम उस नाते से जनता की सेवा में लीन रहेंगे और बेहतर काम करते रहेंगे। संगठन के नाते हम पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं और पार्टी की नीति है, उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और जनता का उसी रूप में जो है प्रत्युत्तर में हमें आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, विधु रावल जी तो बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर, कह रहे हैं जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस का क्या प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, हर दल के प्रवक्ता है, जो भी साथी प्रवक्ता बोलते हैं या नेता बोलते हैं, हर दल आश्वस्त होता है। हम भी आश्वस्त होते हैं। हम अपने इनपुट के, जनता के इनपुट पे आश्वस्त होते हैं कि तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसका कारण ये है
कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ झूठी आश्वासनों की सरकार है। हमारे कैप्टन चल रहे हैं हरियाणा मांगे साहब, आप देखिए अपार भीड़ हो रही है, और हमारे जो एमपी साहब हैं 90 विधानसभा में जा रहे हैं, आप देखिए कितनी भीड़ उभर रही है। तो जनता के इनपुट के कह सकती कि जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, 36% को समर्थन हमें प्राप्त है। इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए ये सिर्फ 10 साल के शासन पे हरियाणा में अहंकारी हो रहे हैं, जबकि इन्हें ये नहीं पता 56 साल के इतिहास में इनकी एक बार बहुमत की सरकार बनी है 2014 से 2019 तक। हमेशा बैसाखी के सारे ये हरियाणा में आते रहे हैं, तीनों लालों के सारे। आज तीनों लाल इनकी शरण में है और जनता सब जानती है। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता 2014 से लेकर अब तक 19 में, तो 19 में 40 सीटों पर ना मिटते। जिस जिसमें उगाली जाते थे उससे गठबंधन किया। सिर्फ इनकी जो नीति है हरियाणा में सरकार बचाने की नीति है, इन्होंने जनता से कुछ लेना देना नहीं। इनके जो शीर्ष नेता आते हैं वो भी मीटिंग करके जाते हैं कि हरियाणा में सत्ता कैसे बचाई जाए। कानून व्यवस्था का आप देखिए कितना बुरा हाल है। हरियाणा में गोलियां चल रही है, खटाखट अपराधी भाग रहे हैं फटाफट, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे ना। इनके शीर्ष नेता उसमें कोई प्लानिंग करेंगे, सिर्फ प्लानिंग ये करेंगे जनता को कैसे बरगलाया जाए, कौन सी घोषणा कराएं जिससे हमें वोट बैंक मिल सके और हमारी हरियाणा में सरकार बन पाए। और मैं आपको कहता हूं, देखिए लोकसभा इलेक्शन के बाद 13 राज्यों के उसमें इंडिया गठबंधन 10 सीटों पे आया, और उसके बाद यूपी में चुनाव है। आप यूपी में देखना इंडिया गठबंधन जीतेगा। अब जो भी चुनाव आएंगे तो हरियाणा का, जब महाराष्ट्र का, ये चुनाव दर साफ होते चले जाएंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप इनके 9.5 साल के सेंटर के या हरियाणा के मैनिफेस्टो उठा के देखिए कितने काम पूरे हुए हैं। मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी बताने कितने हम पूरे हुए हैं। तो देखिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं इनपुट के आधार पर कांग्रेस सरकार बनेगी। रावल जी, हरियाणा में इन दिनों हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा काफी जोरों शोरों से जनता के बीच पहुंच रही है। नीरज गुप्ता जी का भी ये दावा है कि हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा से विधानसभा चुनाव के परिणामों पर असर पड़ सकता है। क्या लगता है आपको? रहे हैं वहां जनता इनसे पूछ रही है कि जब आपका शासनकाल था भूपेंद्र हुड्डा जी, यानी दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा के बारे में, उनके पिताजी के बारे में जनता पूछ रही है कि जब आपके पिताजी का शासनकाल था हरियाणा में, तब नौकरियों की इतनी बंदोबस्त क्यों होती थी? तब बिना पर्ची बिना खर्ची के किसी को नौकरी क्यों नहीं मिलती थी? तब किस प्रकार से हरियाणा और हरियाणवियों की जमीन औने पौने रेट पर वाड्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के दामाद हैं, दामाद जी और उनके साथियों को किस प्रकार से औने पौने रेट में दे दी जाती थी? जनता ये भी पूछ रही है कि आप 2-2 रुपए के चेक क्यों दिया करते थे भूपेंद्र हुड्डा जी? और दीपेंद्र हुड्डा से विशेष रूप से पूछ रही है कि आपको रोहतक के बाहर कुछ दिखता क्यों नहीं था? पूरे हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, 22 जिले हैं, इन लगभग 6500 के करीब गांव हैं, लेकिन रोहतक से बाहर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कभी कुछ दिखा तो नहीं? ये जनता पूछ रही है निरंतर और इनसे हिसाब मांग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हर 100 दिन बाद अपना हिसाब देती रही है। हर 100 दिन बाद हमारे मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना हिसाब लगातार निरंतरता से दिया है। भूपेंद्र हुड्डा की तरह नहीं, जिनके समय पर हमारे पानीपत में आए थे, जब मुख्यमंत्री होते थे, तो उनको एक कमल दमीजा नाम के एक शख्स ने उनको थप्पड़ जड़ा था, और हमें हालांकि ये खेद था उस समय कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया है, लेकिन आज लगता है कि वो थप्पड़ जो है वो उस कमल दमीजा की थी, जो तकलीफ थी कि योग्य होने के बावजूद भी किस प्रकार से ये लोग अपने अपनों को नौकरियां दिया करते थे, नौकरियों में बंदरबांट किया करते थे, उस नाते से ही तो आज भूपेंद्र हुड्डा को हिसाब देना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी आकर 152D जैसे बड़ी परियोजनाओं को 2-2, 3-3 साल में बना देती है, इन्हें 70 साल तक क्यों नहीं बना पाए? इन्हें यह भी जवाब देना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बनाकर हरियाणा और दिल्ली दोनों का बोझ जो है कम करती है, ये 70 साल तक क्यों नहीं कर पाए? इन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि ये आज तक अपने शासनकाल में केवल 1123 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में दे पाए खराबे के लिए, प्राकृतिक आपदा के ऊपर, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में उतने ही कालखंड में इस समय 17,000 करोड़ से अधिक दे चुकी है, इनसे 15 गुना ज्यादा। इस प्रकार की चीजें जरूर जनता पूछना चाहती है। इससे ये भी पूछना चाहती है, आप 10 साल में पर्ची खर्ची कर भी केवल 86,286 नौकरी दे पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी आपसे कम कार्यकाल में आपसे 1.5 गुना यानी
1,33,000 से अधिक नौकरियां दे चुकी है और 50,000 नौकरियां पाइपलाइन में है। उतने कालखंड में हम इनसे दुगनी नौकरियां पूरी करके जाने वाले हैं और फिर जनता के बीच में जनता का विश्वास पाकर फिर दोबारा चुनाव में आने वाले। जनता इनसे निश्चित तौर पर यह सवाल पूछेगी। ये इन सवालों का जवाब तो इन्हें हिसाब जो देने जा रहे हैं, हिसाब मांगने से पहले हिसाब देना भी चाहिए। इनका शासनकाल रहा है। दूसरा, ये 40 सीटों की जिक्र कर रहे थे कि 40 सीटों पर आगे भारतीय जनता पार्टी तो 47 सीटें लेकर आई थी 14 में और 19 तक आते आते 40 रह गई। भूपेंद्र हुड्डा को तो 67 सीटों के साथ हरियाणा की जनता ने जो है हरियाणा की जनता ने गद्दी पर बिठाया था। लेकिन जब वो पहली बार चुनाव में गए तो 67 से 40 पर आए थे। हम तो 47 से 40 पर आए, तो 67 से 40 पर आए और अगली बार 40 से 15 पर रह गए। इस सारी बात का भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। फिर ये बार बार कह रहे कि हमारे सांसद, जितनी मुझे जानकारी है, नीरज गुप्ता जी तो फरीदाबाद से है। फरीदाबाद से तो सांसद जो है चौधरी कृष्ण गुजर जी है, भारतीय जनता पार्टी के हैं। पड़ोस वाली लोकसभा से जो है इंद्रजीत सिंह जी हैं। तो ये हमारे सांसद किसको कह रहे थे, मुझे ये भी स्पष्ट कि इसका मतलब इनको बापू बेटा की, मतलब इनके लिए सांसद भी 10 में से केवल रोहतक के सांसद को अपना सांसद बताते हैं। ये देखिए, सब जो है इनकी पोल पट्टी खोलती है चीजें। जितना ये मुंह खोलेंगे उतना ही खटाखट झूठ बोलेंगे और उतना ही फटाफट जनता इनको पकड़ लेगी और उतने ही खटाखट तरीके से इनको जनता बाहर हरियाणा की सत्ता से करके रखेगी। जी, तो चर्चा में हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, इनेलो कितनी तैयार है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि चुनाव को लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को दुखी करने का काम किया, तो देवेश सिंह चौटाला जी ने जो है कि पद यात्रा निकाल करके जो है कि जनता से रूबरू हुए और जनता की जो शिकायतें थी चौधरी अभय सिंह चौटाला के समक्ष जो है कि जनता ने जो शिकायतें रखी। और देखिए, आज जनता जो है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को जो है कि वो याद कर रही है कि जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश को जो है कि बनाने का काम किया है, तो उसी तरह ही जो है कि हरियाणा प्रदेश की जो है कि सरकार हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि पिछले समय के अंदर 9.5 साल तक जो है कि इसको लूटने का काम किया है। बेरोजगारी बड़ा पैमाने पे है और कहीं न कहीं पर जो है कि नित्य प्रतिदिन जो है कि एक्सीडेंट घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो महंगाई का मामला हो, क्योंकि आज महंगाई जो है कि वो आसमान को छू रही है कि एक आम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति जो है कि उसका जीवन चलना जो है कि वो दुर्भर हो रहा है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की कमान को अपने हाथ के अंदर लिया है, तो उस समय जो है कि महंगाई दर जो है कि वो कम थी, लेकिन आज जो है कि वो 3 गुना महंगाई दर जो है कि वो बढ़ चुकी है। इससे कि आमजन जो है कि वो दुखी है, चाहे रसोई गैस के भाव हो, चाहे दाल के भाव हो, सब्जी के भाव हो, चाहे करियाने का सामान हो, तो लेकिन आज आसमान को जो है कि वो छू रहा है। और यहाँ पर जो है कि इनके द्वारा जैसे कि जो रजिस्ट्री घोटाला इस हरियाणा प्रदेश को भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, फर्जी घोटाला हुआ है और प्रतिदिन जो कि कहीं ना कहीं जो कि इनके कार्यालयों से जो करोड़ों रुपए की अटैची जो कि पकड़ी जाती है और पेपर लीक का मामला जो है कि बड़ा पैमाने पे है। और किसानों को जो है कि एमएसपी का जो है कि जो इन्होंने गारंटी देने का काम किया था, आज तक जो है उसको निर्धारित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि वो नहीं किया है। और जो कि संविधान के साथ छेड़खानी करना और आमजन को दुखी करना, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी जो है कि यहाँ पर इनके खेल मंत्री के द्वारा अश्लील हरकतें जो है कि वो देखने को मिली है और भी बहुत सी बातें जिससे कि जो है कि जनता दुखी है। और अब 2024 के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि उसका मुंह नहीं देख पाएगी। अभी मैं विदुर रावल जी को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि हम जो है कि 40 पर आए हैं, 47 से 40 पर आए हैं, तो लेकिन 47 से 40 पर क्यों आए? अगर आपने काम किया तो आप 47 से बढ़कर के जो है कि 75 पार जाते। और आज जो है कि आप कह रहे हैं कि हम अब की बार फिर सरकार बनाएंगे, लेकिन लोकसभा के अंदर फिर आपकी 5 सीटें क्यों आई? क्योंकि केंद्र के अंदर जो सरकार आपकी चल रही है
और राज्य के अंदर भी सरकार आपकी है, तो जनता आपसे खुश नहीं है। और अगर खुश होती तो आपको जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कि वो समर्थन देने का काम करते। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कि पौधे में गिरना होगा, उनकी हार निश्चित है। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि वो सरकार बनेगी, क्योंकि आज जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला को याद कर रही है, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर जो है जनता के हित की जो है कि आवाज उठाने का काम करते हैं, और कांग्रेस जो है कि उसमें नाकाम सिद्ध हुई है, जिससे कि जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जुटी है और उसके पक्ष के अंदर एक पैदा हो रहा है। और अब बहुजन समाज पार्टी के साथ जो समझौता हुआ है, गरीब और कमेरे वर्ग का ये समझौता है, तो दोनों को ठीक करने का वो काम करेगा। विधु जी, बसपा और इनेलो एक साथ मिलकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में उतरेंगे, क्या लगता है ये समीकरण? काम कांग्रेस सरकार करेगी। दूसरा, हमें इनेलो और बसपा के गठबंधन से कोई नहीं पड़ता, सीधा साधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में। इनेलो जसपा किसी भी दौड़ में नहीं है और जनता देख रही है हमारे सबको। आज देखिए यात्रा ये कर रहे थे हमारे सांसद, मैंने बोला हमारे दीपेंद्र भाई लोकसभा के सांसद, तो हमारे सांसद हैं, आपको क्या दिक्कत है भाई? आप अपने, मैं किसी भी एरिया से आऊं, मैं हरियाणा का निवासी हूं ना, जब मैं फरियाद से बिलोंग करता हूं, उससे क्या, मैं निवासी तो हरियाणा वासी हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है कोई भी सांसद हो तो? आप बार बार ये बेकार बेतुकी की बात कर रहे हैं। सांसद तो सांसद है, वो हमारी पार्टी के सांसद है, किशन पाल जी आपकी बीजेपी के सांसद है, तो आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। नीरज जी, कृष्ण जी के पास जाना चाहेंगे। देखिए कृष्ण जी, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इनेलो का और जेजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। देखिए भावना जी, अभी नीरज गुप्ता जी को मैं सुन रहा था और उसने कहा कि खारिज किया है कि कोई हमें हमारी सीधी टक्कर भी कि बीजेपी से है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर इन्होंने संविधान का झूठा नारा देकर के जो कि वोट बटोरने का काम किया है, और सबसे ज्यादा संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने का काम वो कांग्रेस ने किया। 98 अमेंडमेंट जो है वो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुए हैं, लेकिन जनता जो है कि समझ चुकी है। और इस बात को देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल ने जो है कि बहुजन समाज पार्टी, जो एक दलितों की और पिछड़ों की जो है की पार्टी है और दलितों के हित के अंदर जो है कि काम करती है, तो जो हाथ मिलाया है और संविधान के बारे में जो है कि वो जनता के बीच में जो है कि जा रही है। संविधान किस प्रकार से जो है कि भारत देश को जो है कि प्रदान हुआ और किस प्रकार से जो है कि उसको ना लागू किया, क्योंकि आज हम देखते हैं कि 64,000 नौकरियां जो है कि वो बैकलॉग अनुसूचित जाति के लोगों का जो है कि वो बैकलॉग है, नौकरियों के अंदर है। तो उसके अंदर दोषी कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी जो है कि अगर सही नीति होती तो उस बैकलॉग को पूरा करने का काम करती। दूसरा जो है कि आज तक बैकवर्ड कम्युनिटी को और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को जो है कि पूर्ण रूप से आरक्षण न देने का काम जो है कि वो कांग्रेस ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। क्योंकि आज बैकवर्ड कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट जो है वो अच्छी प्रकार से जानती है कि इन्होंने हमारे साथ छल के साथ जो है कि वो बेईमानी की है और हमारे जो हक है, हमारे हक जो है कि इन्होंने ना देने का काम किया है। आज का मेरा वर्ग और जो है कि मेरा और जो दलित जो कम्युनिटी है आज वो जनता के बीच में है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है कि उनको पूरा समर्थन देने का जो है कि वो काम करेगी। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की जो है कि वो सरकार होगी, क्योंकि ये नारे देते हैं, गरीबों को जो है कि उनके साथ वायदे करते हैं, लेकिन उनका फायदा जो है कि अमीरों को देते हैं। कांग्रेस भी उसी में है और भारतीय जनता पार्टी भी उसी में है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने शासनकाल के दौरान जो है कि वायदे तो जो है कि गरीबों के साथ किए जाते थे, लेकिन उसका फायदा जो है कि पूंजीपतियों को पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन आज कांग्रेस चिल्ला रही है कि पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने क्या किया? अगर आप लोग ठीक होते तो ये देश की दशा ना होती, क्योंकि आज भी 40 करोड़ कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जो है कि गरीब था और 80 करोड़ जो है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो है कि वो गरीब व्यक्ति है। गरीबों को देखना जो है कि वो हम सबका कर्तव्य बनता है। मैं एक बात पर जो है कि प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो बजट होता है और जब बजट का जो हमारा स्पेशल जो कंपोनेंट जो बजट होता है हमारा, उसका 20% जो है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो है कि खर्च करना पड़ता है, लेकिन ना तो वो कांग्रेस ने जो है वो खर्च किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने उसको खर्च करने का काम किया। मात्र 5% जो है कि वो खर्च अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर खर्च किया है और अन्य जो 15% जो बचता था वो अन्य जगह लगाने का काम किया है।
अगर वो पूरा बजट 20% जो है कि वो बजट अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर जो है कि खर्च किया जाता, तो लेकिन आज अनुसूचित जाति के लोगों की दशा ऐसी ना होती। स्कॉलरशिप को ढकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जो है कि कांग्रेस की बदनीति रही है कि जो गरीब लोग हैं उनको जो है आगे बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जो है यहां पर गीता बुक्कल जो है कि एजुकेशन मिनिस्टर थी और उन्होंने एक बयान दिया कि 1 से 8वीं तक बच्चा स्कूल में जाए या ना जाए उसको पास कर दिया जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि अगर बच्चा 1 से 8वीं तक स्कूल में नहीं जाएगा और उसको वैसे ही पास कर दिया जाए तो लेकिन क्या उसका बेस रहेगा, क्या वो मजबूत तरीके से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन शिक्षा का जो है कि अगर नाश करने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया है, अगर उसको पूर्ण रूप से बंद करने का काम किया है तो वो बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया है, इन्होंने गरीबों को जो है कि वो तंग करने का काम किया। दोनों पार्टियां जो कि एक नागनाथ है दूसरी सापनाथ है, एक सिक्के के दो पहले, चोर चोर मुसेरे भाई, और जो है कि दोनों ही जो है कि गरीबों को रगड़ने का काम करते हैं और ये वायदे करते हैं कि हमने जो है कि दलितों के लिए करेंगे, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए ये करेंगे हम। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि बैकवर्ड कम्युनिटी का जो कोटा है कि आप लोगों ने पूरा किया है या कांग्रेस ने पूरा किया है। लेकिन मान्यवर शास्त्री काशीराम जी थे, उन्होंने मंडल कमीशन जो है कि लागू करने के लिए कि वोट क्लब को धरना दिया, या तो मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, कोई भी नया समीकरण नए बदलाव और नए परिणामों को जन्म देता है। बसपा और इनेलो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जनता ने मन बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाने के लिए, तीसरी बार सेवा का अवसर फिर से देने के लिए। अब नंबर 2 पर कौन रहता है, कांग्रेस रहती है, बसपा और इनेलो रहती है, ये जनता अपने मन से सोच लेगी। वैसे म्यूजिकल चेयर्स ही चल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता का अहंकार जो है बिल्कुल गलत स्थान पर है। इतना फिसड्डी होने के बावजूद अहंकार नहीं रखना चाहिए। 2014 में जब वो सरकार से गए थे तो इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में आई ही थी, सत्ता पाई थी, लेकिन मुख्य विपक्ष की भूमिका में इंडियन नेशनल लोकदल थी, कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस वाले साथियों को ये नहीं भूलना चाहिए। खैर, इसलिए खोखा चना बाजे घना वाला जो कहावत है वो कांग्रेस पर बड़ी सटीक बैठती है। दूसरा, इन्होंने 2-3 विषय उठाए। एक तो ढक्कन की बात कर रहे थे कि आकर ढक्कन ये खोलेंगे। इन्होंने अपने ढक्कन क्यों नहीं खोले? जब सरकार में जाने वाले थे तब बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए थे। ढक्कन तो हमें खोलने पड़े। समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकना चाहेंगे। तो विधानसभा चुनाव के लिए रण सज चुका है। लगातार सभी दल प्रवास कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी जिलों में शीर्ष नेतृत्व पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में जीत का परचम किसके सर जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।